जी, आवाज आ रही है सभी को? यस सर, आ रही है। यस सर। विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की कल जो है हम लोगों ने बायोग्राफी डील करी थी और कुछ इनके इम्पोर्टेंट वर्क जो है आज हम लोगों को पढ़ना है। कल हम लोगों ने शायद इनकी पोएट्री के फीचर्स पढ़ लिए थे, ये 12 नंबर के पॉइंट तक के इतना हम लोगों ने कवर कर लिया था, है ना? क्यों? जी सर। जी, अब इसके आगे का हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, यह है लिरिकल बैलेट। लिरिकल बैलेट आता कब है? 1798 में। किसके कोलैबोरेशन में आता है? एस.टी. कॉलरिज के आता है। टोटल इसमें पॉइंट्स कितनी होती हैं? 23 होती हैं। किसकी कितनी होती हैं? 19 वर्ड्सवर्थ साहब की और 4 कॉलरिज साहब की। तो कॉलरिज साहब की कौन कौन सी पॉइंट्स हैं ये भी इसमें दी हुई हैं। शुरुआत किस लिरिकल बैलेट की किस पोएम से होती है, क्वेश्चन बनता है। तो एस.टी. कॉलरिज साहब की द राइम ऑफ एस.एन. हरीनर से होती है। और एंडिंग इसकी किससे होती है? विलियम शेक्सपियर साहब के टिंटन अब्बे से इसकी एंडिंग होती है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है जी सर, बर्ड्सवर्थ भी। लिरिकल बैलेट में जो है एस.टी. कॉलरिज साहब की कौन कौन सी पॉइंट्स हैं? तो एक तो राइम ऑफ एंसिल मरीनर हो गई, फोस्टर मदर हो गई और नाइटिंगेल हो गई, एक कन्वर्सेशनल पोइम है, और एक डंजियान। ये जो है पॉइंट चारों हमें ध्यान रखना है। लिरिकल बैलेट को जो है रोमांटिक एज का मैग्ना कार्टा भी माना जाता है। मतलब लिरिकल बैलेट के पब्लिश होने के बाद ही जो है माना जाता है कि रोमांटिक एज प्रारंभ हुई। अच्छा, रोमांटिक एज को जो है हम एज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ के नाम से भी जानते हैं। तो हालांकि जब अभी मैडम आपको पढ़ाएंगे हिस्ट्री में तो इसको और एलेबोरेट किया जाएगा कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब हैं रोमांटिक एज के पॉइंट हैं और प्री रोमांटिक के, पोस्ट रोमांटिक है, तो इनकी वजह से ही पूरी रोमांटिक एज जो है मानी जाती है। इतने जो है फेमस राइटर उस समय के थे। देखिए, जो लिरिकल बैलेट है इसकी जितनी भी बुक्स हैं उनमें से सिर्फ नंबर आपसे पूछे जाते हैं और अगर चीजें पूछी जाती हैं तो वो बुक्स जो भी पॉइंट्स हैं इनके पॉइंट्स के अंदर की चीजें पूछी जाती हैं, जो कि हम इनकी अलग अलग जब हम इनके वर्क्स को वहां पर पढ़ेंगे, जैसे कि हम टिंटन अबे जो है इनका पढ़ेंगे। टिंटन अबे से जनरली क्वेश्चन बनता ही है, टिंटन अबे पूरी पढ़ेंगे और इसमें द थॉर्न है इसकी मेन लाइनें पढ़ेंगे, VR7 की मेन लाइनें पढ़ेंगे, डंजियान की मेन लाइन सब पढ़ेंगे, क्योंकि ये हालांकि एस.टी. कॉलरिज साहब का है लेकिन डंजियान की लाइन दे करके या ये पूरा वर्क दे करके आपसे कह सकता है किसके किसके कोलैबोरेशन का है। तो इस तरीके से इडियट बॉय है। तो इनमें से पूरे जो पोइम है हमको इस तरह से पढ़ना है कि एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे कि कौन सा वर्क इनका लिरिकल बैलेट से संबंधित नहीं है तो फिर मामला एक क्वेश्चन लेवल का बन जाता है। इसलिए सारे के सारे वर्क हमारे दिमाग में होने चाहिए और उसमें से एक दो चीजें अलग से डाल करके हमको कंफ्यूज कर सकता है। बाकी ये सारे एक एक करके वर्क हम अलग अलग पढ़ेंगे जो हम सेपरेटली पढ़ेंगे। अगला है लिरिकल बैलेट का सेकंड वैल्यूम 1800 में जो आता है। हालांकि इसी वैल्यूम की वजह से जो है इनकी काफी जो है जो पॉलिटिकल थ्योरीज हैं वो सामने निकल करके आती हैं। ये इनका उस समय का एक फर्स्ट क्रिटिकल वर्क भी माना जाता है और माना जाता है कि इसमें जो है इन्होंने अपनी ही पोएट्री को पे इन्होंने अपना कमेंट सबसे पहले इन्होंने ही किया। एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि वर्ड्सवर्थ का जो है सबसे पहला क्रिटिक कौन है? तो इस तरह के दो तरह के क्वेश्चन के आंसर आपको मिलते हैं। एक तो एस.टी. कॉलरिज ने इनको सबसे पहले क्रिटिसाइज किया बायोग्राफिकल लिटरेरिया में और दूसरा एक ये है अगर एस.टी. कॉलरिज ना हो, एस.टी. कॉलरिज के साथ में ऑप्शन में ये स्वयं हो कि वर्ड्सवर्थ सेल्फ, तो ध्यान रखिएगा वर्ड्सवर्थ सेल्फ जो है खुद अपनी पोएटिक थ्योरी के या पोएटिक जो उनकी स्टाइल है उसके क्रिटिसिज्म उन्होंने खुद का अपना जो है डिफेंड किया इसमें 1800 के लिरिकल बैलेट। तो ये दो तरह के क्वेश्चनों को आप लोगों को ध्यान देना है।
अब इसमें जो है लिरिकल वैलेट का जो सेकेंड वॉल्यूम है, तो इसमें कौन सी पोइम से स्टार्ट होता है ये? तो ये एक्सप्लोजन एंड रिप्ले। हालांकि ये स्टार्टिंग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, नहीं हम वो अभी तक के मिला है, हमने हायर के और यूजीसी नेट के भी देखा, ऐसा नहीं बना, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि कौन सा वर्क इसमें जो है अलग से बढ़ गया है, क्योंकि ये है 98 वाला ही, इसमें कुछ चीजें एडिट करी थी उन्होंने, तो कौन सा अलग से बढ़ गया है, तो ये बन सकता है हमारा। तो एक्सप्लोजन एंड रिप्ले ये उसमें हमारा इसमें नहीं है, फर्स्ट वाले एडिशन में नहीं था, सेकंड में ये बढ़ गया। इस तरह से जो और भी वर्क इसके हैं, तो वो हमें दिमाग में पूरे के पूरे बैठाने होंगे कि कौन से इसमें आगे एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं। बाकी और ज्यादा इसके जो लाइंस है इसकी, तो अलग अलग से जब हम वर्क पढ़ेंगे तो हम इसको आगे इलेबोरेट करेंगे। जैसे गोडी ब्लैक एंड हेरी, द थान तो उसमें था, वी आर 7 भी उसमें था, एनेक्डोट एंड फादर्स ये भी शायद था, ये भी नहीं है, ये नहीं था। तो आर दे आर एड्रेस्ड फीमेल बैकग्राउंड है, तो ये फीमेल बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से लाइनें पूछी जाती। सिमनली तो मोस्ट फेमस है, यहाँ से ब्लंडली उसमें बन जाती है। मैड मदर्स ये दोनों में था, राइमा फर्स्ट था, ये भी दोनों में था। इसके अलावा जो इनका वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम 2 आता है जो, तो उसमें आता है आपका जो वर्क ये इनकी जो इनका जो पोइम है हार्ट लीव्स, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सॉन्ग ये भी क्वेश्चन जो है आपसे कंफ्यूजन कर सकता है कि किसका है किसका नहीं है। दिस सेट द सम हैव डाइड फॉर लव, पुअर सुजान, वॉन्डरिंग ज्यू, सॉन्ग ऑफ द वॉन्डरिंग ज्यू, रूथ से बनता ही क्वेश्चन है। लाइन्स रिटन इन विद स्टेट पेंसिल अपॉन द स्टोन, फाउंटेन यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। नटिंग ये क्वेश्चन पूछे गए अभी हाल ही के एग्जाम में, और ये तो 3 इयर्स रिव्यू वेल नोन वर्क है आपका। अप वाइट्स एपिटाफ एक इंपॉर्टेंट वर्क है हमारा। अ कैरेक्टर, अ फ्रेगमेंट और ए माइकल अपास्टल, यहाँ से क्वेश्चन ही बनते हैं। जितना हमने मार्क किया है यहाँ से सीधे वर्क दे करके नाम क्वेश्चन फॉर्म कर देता है। हालांकि इससे जब अंदर से क्वेश्चन बनाएगा तो हम जब माइकल पढ़ेंगे, उसकी लाइंस पढ़ेंगे, तो वहां से हम देखेंगे कौन कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे लाइन से बनता है, कैसे फ्रेज से बनता है। तो इंटर 90 पढ़ेंगे तो उसके आईजीटी जो फ्रेज है वो उठा करके दे करके पूछ दे रहा है कि किस पॉइंट से संबंधित है। तो हम लोग जब वहां पर अलग अलग पढ़ेंगे डिटेल स्टडी एक एक वर्क की, वहां पर इन चीजों को हम पढ़ेंगे। चूंकि हम टीजीटी पढ़ रहे हैं तो टीजीटी में विलियम वर्ड्सवर्थ साहब को तो हम पूरे के पूरे पढ़ना है हमको, इनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो कुछ भी किया है माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है हम लोगों को, टीजीटी में क्वेश्चन डेप्थ से बन जाता है। एलटी में हमने जो है बड़ा लाइट में वहां पर चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर उनके एक जो वर्क प्रेस्क्राइब है उसी से क्वेश्चन बनता है। अगला जो इनका वॉल्यूम है ये पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके जितने भी फेमस वर्क हैं वो जो है इसी वॉल्यूम में इनके आए। जैसे कि हम शेक्सपियर साहब की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज को रिस्पॉन्स देते हैं, ऐसे ही हम जो है इनके इस जो है वॉल्यूम को रिस्पॉन्स दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगभग बनते हैं। अब ये देख लेते हैं कि इसमें मेजर कौन कौन से वर्क हैं। एक तो ये क्वेश्चन बन जाता है, और वर्क के अंदर से तो बनता ही बनता है। तो देख लेते हैं पहला जो इनका कौन सा है, रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस, जिसे हम क्या कहते हैं लीच केदर के नाम से जानते हैं। आई वांटेड लोनली एज ए क्लाउड, ये जिसे क्या कहते हैं डैफोडिल्स के नाम से जानते हैं। माई हार्ट स्लीप अप, रेनबो है। ओड टू इंटीमेशंस, इमॉर्टलिटी ओड, ओड द सॉलिटरी रीपर है। इलिजिया स्टेंजा है। कंपोज अपॉन द वेस्टमिनिस्टर ब्रिज सितंबर 3, 1802 है, लंदन 1802। वर्ड इज टू मच विथ अस, ये तो एक फेमस है जो एग्जामिनर के दिमाग में ये वर्क रहते हैं क्वेश्चन फॉर्म करने के दौरान। लेकिन इसमें जो है यही नहीं है, लगभग और भी है वर्क इसमें टाइम 2 जो है वॉल्यूम्स में आए थे। जैसे कि आपका जो स्क्वायरो नेस्ट है आया था इसमें। आई ट्रेवल्ड अमंग द अनट्रोडन वे, ये भी इसी का आया हुआ था। और जैसे आपने देखा होगा इट इज ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री, ये भी इसी का है। और एक और था सी वाज ए फैंटम ऑफ डिलाइट, जो इन्होंने अपनी वाइफ को लेकर के लिखा था 1803 में या 1807 में आता है। और एक आता था कैरेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर्स, भी इसी में आता है।
मीथाड आइसा फोर्थ स्टेप ऑफ अ थ्रोन, ये भी इसी में आता है। एक और आता है ओथ टू ड्यूटी, इसमें नहीं लिखा है। ओथ टू ड्यूटी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, यहाँ से लाइनें पूछी जाती हैं। और एक वर्ड था इनका, इट इज नॉट टू बी थॉट ऑफ द फ्लड, इट इज नॉट टू बी थॉट ऑफ दैट द फ्लड करके एक वर्क है, वो भी। तो ये मेजर वर्क हैं जो इनके 1807 के वॉल्यूम में आते हैं। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि इन फ्रॉम which work symbolize the decline of poetic decline of Wordsworth। poetic decline जो है किस वर्क से जो है इनका माना जाता है। तो अब तक जो पूछा गया है वो आपने पढ़ा होगा स्कर्जन 1814 का, तो वहां से इनका poetic decline माना जाता रहा है। लेकिन एक जगह क्वेश्चन आपको मिला होगा, हो सकता नहीं मिला हो तो मिलेगा, कि इनका जो poetic decline है वो कुछ क्रिटिक 1807 के ये पोएम्स इन वॉल्यूम 2 से भी मानते हैं। तो अगर वहां पर एक्सकर्शन नहीं दिया है और पोएम्स वॉल्यूम्स 2 दिया हुआ है, या 1807 ईयर दिया हुआ है, 1814 नहीं दिया हुआ है, तो 1807 को भी हमें कंसीडर करना होगा। क्योंकि जो है माना जाता है कि जो 1807 का इनका वॉल्यूम्स था, ये वॉल्यूम्स 2, इसमें सारे इनका मैग्नम ओपस वर्क आए हैं, लेकिन इसके बाद जो है कोई भी इनका ब्रिलियंट वर्क अच्छा नहीं आ पाया। इसी के साथ जो है इनका पोएटिक डिक्लाइन माना जाता है वर्ड्सवर्थ साहब का। लेकिन अगर 1814 का दिया है, 1807 नहीं दिया, तो वही ऐसे ही है। 1814 नहीं दिया, 1807 दिया हुआ है, तो पोएटिक वॉल्यूम दिया है, तो इसे हम कंसीडर करेंगे। इज इट क्लियर? सुन पा रहे हैं आप लोग? हम स्क्रीन पे हैं? दिख नहीं रहा है आप लोग कितने लोग हैं, बचे भी कि नहीं बचे? क्यों हैं? नहीं सर, हम सब लोग हैं। चलिए, धन्यवाद। अब जो इनके कुछ वर्क हैं थोड़ा थोड़ा उस पे भी हम एक ब्रीफ अपने पॉइंट्स बना रखे हैं इसमें, उनको देखते हैं। जैसे कि इनका पहला वर्क है द